मेरा नाम रूपाली है। जब मैं 8 साल की थी तभी मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चल गए। मेरे सर पर अपने माता पिता का साया नहीं था, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे अपने घर में जगह दे दी। मेरे चाचा बहुत अच्छे इंसान थे। जब मेरी शादी हुई उस टाइम मेरी उम्र 19 साल की है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जो परिवार मेरे चाचा को मेरे लिए मिला वह इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। बस ठीक ठाक ही था। लड़के वाले ज़्यादा अमीर भी नहीं थे और ज़्यादा गरीब भी नहीं। मेरे चाचा के पास और कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि मेरी चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह चाचा से किसी न किसी बात पर लड़ाई करती रहती थी। मेरे लिए जो भी अच्छा रिश्ता आया तो चाची वहाँ पर चाचा से रिश्ते के लिए मना कर देती और कहती कि तुम सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में सोचो। अगर तुम्हारी भतीजी की शादी अच्छे परिवार में करेंगे तो वह लोग हमसे ज़्यादा दहेज मांगेंगे, और वैसे भी यह हमारी बेटी नहीं है, इसलिए इसकी शादी तो कहीं भी कर दी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी बेटियों को भी दहेज देना है, इसलिए जल्दी से इसके लिए कोई मामूली सा रिश्ता देखकर हमारे घर से निकाल दो, नहीं तो मेरी बेटियों के रिश्ते भी नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारे घर में आता है वह इसे पसंद करके चला जाता है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां मोटी मोटी सी थी। वह हमेशा मेरे साथ मेरी सगी बहन की तरह रहती थी। कभी कभी तो चाची ऐसा भी किया करती थी कि जब लड़के वाले उनकी बेटियों को देखने आते तो मुझे कमरे में छुपा दिया करती थी। इन्हीं बातों से तंग आकर चाचा ने मेरे लिए मामूली सा रिश्ता देखकर शादी कर दी। मुझे खाली हाथ ही घर से निकाल दिया। जिस घर में मेरी शादी हुई थी उससे भी कोई औरत नहीं थी। मेरा पति दूसरे शहर में नौकरी किया करता, जो यहाँ से लगभग 3 दिन दूरी पर था, इसलिए बार बार आ भी नहीं सकता था, लेकिन हर महीने में एक बार चक्कर लगा लिया करता था। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, और दूसरे देश में तो नहीं, कम से कम अपने देश में ही काम करता है। अगर देश से बाहर काम करता होता तो 1 या 2 साल में आता। मेरे ससुराल में कोई और औरत नहीं थी, सिर्फ मेरे ससुर थे और मेरे पति दूसरे शहर में काम करते। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें हमारे घर का कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हें परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वह तुम्हारा ख्याल रखेंगे, उनकी तरफ से तुमको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। यह बात तो सच थी कि मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे और मेरा बहुत ख्याल भी करते थे। शादी के हफ्ते बाद ही मेरे पति ने कहा कि मुझे अब काम पर जाना होगा। मैंने सिर्फ शादी के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। मेरी छुट्टियां पूरी हो गई थी, इसलिए मेरा वास पर जाना अब ज़रूरी है। मैंने अपने पति को बड़े आंसुओं के साथ विदा कर दिया। वह अपने काम के लिए जा चुके थे। मेरे पति का नाम रोहन था और मेरे ससुर का नाम मदन था। मेरे ससुर सुबह सुबह अपने काम पर जाया करते थे और मैं उनके लिए नाश्ता बनाकर पहले ही रेडी कर दिया करती थी। नाश्ता करने के बाद मेरे ससुर अपने काम पर जाने लगे। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि मेरे जाने के बाद दरवाजे को अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लेना, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। मैं भी जब दरवाज़ा बजाऊँ तो पहले पूछना कि कौन है। जब भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं हूँ, तभी मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलना। वो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे और बेटियों की तरह मेरी हर बात को मानते थे। मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद देकर चले जाते थे। वापस आने पर मेरे ससुर मेरे लिए जलेबियाँ लेकर आते थे। मैंने अपने ससुर से कहा, बाबूजी इसकी क्या ज़रूरत थी? तो कहने लगे, बहू तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है तो इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आज तुम्हारी सास जिंदा होती तो वह तुम्हें इतना ही प्यार किया करती, और अगर मेरी कोई बेटी होती तो वह तुम्हारे साथ बिल्कुल सहेलियों की तरह रहती। पर क्या करे, शायद इस घर में तुम्हारा अकेले रहना ही भाग्य में लिखा हुआ है। मैंने कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, आप तो हो ना इस घर में। मेरे ससुर रोजाना मेरे लिए कोई ना कोई खाने की चीज़ ज़रूर लेकर आया करते, लेकिन एक बार तो मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आए जिसने मुझे उम्मीद ही नहीं थी, और यह देखकर मैं थोड़ा हैरान भी थी। मेरे पति एक होटल में नौकरी किया करते और उस होटल में रात दिन खाना बनाता थे, इसलिए उन्हें हर किसी से भी बात करने की परमिशन नहीं होती थी। और रात के टाइम पर बस थोड़ी बहुत देर के लिए मुझसे बात करते थे, लेकिन थके हुए होते थे, बात करते करते ही सो जाया करते थे।
मुझे अपने पति की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं सारा दिन अपने पति की कॉल आने का वेट करती रहती थी। लेकिन यह मेरे पति की मजबूरी थी। वो सारा दिन होटल में खाना बनाते रहते थे और खाना बनाते बनाते बुरी तरह थक जाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि यह हमारे शहर का सबसे फेमस होटल है, जो कि बहुत बड़ा है, जहाँ पर लोग दूर दूर से खाना खाने और नाश्ता करने के लिए आते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर किसी से ज़्यादा बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। यहाँ पर नए नए तरीके का खाना बनता है। मेरे पति ने शुरू से ही शेफ़ का काम किया था, इसलिए दूसरे शहर में बड़े होटल में नौकरी मिल गई थी, जिसके पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते थे। मेरे पति के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और मेरे ससुराल बहुत अच्छी थे। मेरे पति ने मुझे शादी पर भी बहुत अच्छे और कीमती गिफ्ट दिए, जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, क्योंकि चाचा चाची के घर तो मैंने गरीबी ही देखी थी। मेरे पति ने कहा कि मुझे यहाँ पर अच्छे पैसे मिलते हैं, इसलिए तो यहाँ पर इतनी दूर तुमसे अलग रहता हूँ, नहीं तो तुमसे दूर नहीं रहता। ऐसी नौकरी शायद मुझे अपने शहर में रहकर नहीं मिल सकती। लेकिन कुछ दिनों बाद ही एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरे पति की अचानक से मौत हो गई। जिस होटल में वो काम किया करते थे, उस बिल्डिंग में सिलेंडर फट जाने की वजह से मेरे पति की मौत हो गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ा दुख था। मैं शादी के 4 महीने बाद ही विधवा हो गई। मेरे चाचा ने मुझे वापस घर चलने के लिए कहा, तो चाची ने हंगामा मचा दिया कि ये तो शादी के 4 महीने बाद ही विधवा हो गई है, मनुष्य है, और इसको मैं अपने घर में नहीं लाने दूंगी। जब हमारे घर में रहती थी, हमारे घर में भी कुछ अच्छा नहीं होता था, और जब से इसकी शादी हुई है और यह हमारे घर से चली गई है, उस दिन से ही हमारे घर के भाग खुल गए। मैं तो कभी भी इस मनुष्य को अपने घर में दोबारा से घुसने नहीं दूंगी। मजबूरन मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा अब उनके घर में नहीं जाऊंगी और अपने ससुराल में ही रहूंगी, क्योंकि चाचे के घर अच्छी ज़िंदगी तो मैं ससुराल में रहकर ही गुजार रही थी। मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, आजकल तो विधवा लड़कियों की दूसरी शादी हो जाती है, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करता हूँ। लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने पति से बहुत ज़्यादा याद आती थी और मैं आज भी अपने पति से प्यार करती थी। एक दिन मेरे ससुर काम से जल्दी वापस आ गए। मैंने देखा कि मेरे ससुर के हाथ में एक काले कलर का कंबल था। वह कहने लगे, बहू, यह कंबल ओढ़कर सोना, बहुत सर्दी हो रही है, तुम्हें यह कंबल खूब गर्माई देगा। इतना सर्दी भी नहीं हो रही। कंबल काफ़ी मोटा था। मेरे ससुर ने कहा कि मैं यह स्पेशल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और रात को इसको ओढ़कर सो जाना। मैंने सोचा कि चलो रात को ओढ़कर सो जाया करूँगी। वह कंबल रात को ओढ़कर सो गई। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब सुबह होते ही मेरे ससुर ने मुझसे कहा, मुझे वह कंबल वापस कर दो। मैंने वह कंबल उठाया और अपने ससुर को वापस कर दिया। मेरे ससुर वो अपने साथ लेकर चले गए। देखने में तो सस्ता नहीं लग रहा था, काफ़ी महंगा था जो लेकर आए थे, इसलिए शायद वापस करने भी चले गए थे। मैंने भी अपने ससुर से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी, रात भर उनकी याद में जागती रहती थी। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, जबकि पिछले दिनों सारी रात जागती रहती थी और रोती रहती थी और रोते रोते अपनी हालत बुरी कर लेती थी। लेकिन आज रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। ऐसा लगता था जैसे ही सब कुछ झूठ है और मेरे पति अभी मेरे पास वापस आ जाएंगे और आकर कहेंगे कि मेरे मरने की खबर झूठी थी। मैं तो जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने और बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे एक उम्मीद लग रही थी कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति को गए हुए अभी सिर्फ 20 दिन ही गुजरे थे। कुछ दिन और गुजर जाते तो शायद मुझे पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरे पति यहाँ पर आए तो पूरा 1 हफ्ता हम दोनों ने एक साथ ही गुजारा था, और जब वापस गए तो उसके 2 दिन बाद यह खबर आ गई कि उनकी मौत हो गई। इसलिए मेरे पास अभी एक उम्मीद बाकी थी। रात को जब मेरे ससुर घर वापस आए तो उनके हाथ फिर से वही कंबल था। तो कहने लगे कि कंबल रात को उड़कर सो जाना। मैंने कहा, क्या बात है, आप इसको वापस लेकर क्यों चले गए थे? तो कहने लगे, उस दुकान पर शायद ही मुझे महंगा दिया था।
मेरे दोस्त ने बताया कि मैंने तो काफ़ी सस्ता खरीदा, इसलिए मैं वापस उसी दुकान पर लेकर चला गया और उससे झगड़ा किया। मैंने कहा ठीक है, फिर से सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गई और मैंने वही कंबल ओढ़ लिया और गहरी नींद में सो गई। फिर सुबह ही मेरी आँख खुली, लेकिन मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब होती महसूस लग रही थी और मुझे थोड़ी थोड़ी चक्कर भी आ रहे थे और मेरा दिल भी मचल रहा था। लेकिन जब मैं सुबह के बर्तन धो रही थी, तब मेरे ससुर किचन में आकर मुझसे कहने लगे, मुझे वो कंबल वापस कर दो। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मैं अपने ससुर से पूछना चाहती थी कि आप उनसे कंबल क्यों लेना चाहते हैं। तभी मेरे ससुर ने कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और जल्दी से जाकर कंबल वापस ले आओ। मैं अपने कमरे में चली गई और कंबल लेकर आ गई और अपने ससुर को वापस दे दिया। उस कंबल को बैग में रखकर वो वापस चले गए और कहने लगे, बहू मुझे बहुत काम है, तुम अपना ख्याल रखना। ना जाने यह सब क्या हो रहा था। पता नहीं मेरे ससुर क्या कर रहे थे। उनकी हरकतें भी बड़ी अजीब होती जा रही थी। वो लोगों की बातों में जल्दी आ जाते थे। अगर कंबल ही ले लिया तो फिर चुप करके रख लेते। 1000-500 से क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल तो महंगाई भी ज़्यादा हो गई कि हर चीज़ महंगी मिलने लगी है, लेकिन मेरे ससुर को यह बात कौन समझाता। मेरी तबीयत सारा दिन खराब रही। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह मुझे इस बात का यकीन हो जाता कि मेरे पास मेरे पति की कोई ना कोई तो निशानी रह जाएगी, जिसके सहारे मैं अपने आगे की ज़िंदगी गुजार सकूँगी। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम पर ही रखूँगी और इसी तरह मेरी ज़िंदगी मेरे पति की कमी नहीं रहेगी। कोई तो होगा जो मेरा भी अपना होगा, जिसे मैं अपना कह सकूँगी, वरना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। एक पति ही तो था। मुझे इस दुनिया से इतनी जल्दी छोड़कर चला गया। मेरे ससुर मुझे रोज़ काम से आने के बाद कंबल दे दिया करते और सुबह मुझे वापस ले लेते और रात को मुझे अच्छी नींद आती कि मुझे अपना होश ही नहीं रहता। मैंने सुना था कि जब औरत माँ बनने वाली होती तो उसे बहुत ज़्यादा थकान और नींद आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब रहती है। इसलिए मेरा दिमाग इन चीज़ों की तरफ लगा हुआ था। 2-3 दिन के बाद मेरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मेरा पति मेरे पास कोई निशानी नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था और मैं फूट फूट कर रो रही थी। अपने ससुर को भी यह बात खुलकर नहीं बता सकती थी। अब मैं इस बात पर हैरान होने लगी, अगर मैं माँ नहीं बनने वाली थी तो फिर मुझे इतनी नींद क्यों आती थी और मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों रहने लगी थी। क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी यह सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। न जाने फिर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों रहने लगी। घर में कोई औरत भी नहीं थी जिसे मैं कहती वह मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर जाए। एक दिन बात मेरे सामने आई जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर खुद ही इतनी भारी कंबल को अपने हाथों से धो रहे थे। उनको क्या लगता कि मैंने कंबल को गंदा कर दिया। अगर ऐसा उनको गंदा लगा तो वह मुझे बता देते। कंबल मेरे कमरे में रखा हुआ था तो फिर वह मेरे कमरे में ही मेरी परमिशन के बिना जाकर यह कंबल लेकर आ गए थे। मुझे तो लग रहा था कि अपने बेटे के मरने के बाद ससुर पागल हो गए। बड़ी अजीबोगरीब तरह की हरकतें करते रहते थे। हर दूसरे तीसरे दिन कंबल को धोते रहते। मैं अपनी तबीयत की तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। इतनी ज़्यादा परेशान कि मुझसे घर का कोई काम भी नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मेरे ससुर घर पर मौजूद नहीं थे तो हमारे पड़ोस में रहने वाली विमला मासी हमारे घर पर आ गई थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत तो ख़राब लग रही है, चलो आओ, मैं तुम्हें अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। वह मुझे अपने साथ अस्पताल लेकर चली गई। डॉक्टर ने मेरा बहुत अच्छे से चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि मैंने कहा डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ने मुझसे मेरी डेट के बारे में पूछा था। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि देखो तुम्हारा किसी के साथ कोई रिलेशन तो नहीं। मैंने कहा डॉक्टर भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिएगा,
मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हूँ, तभी तो उनकी विधवा बनकर उनके घर में रह रही हूँ। मैंने डॉक्टर को बताया कि हमारे घर में तो मेरे ससुर के अलावा कोई भी नहीं रहता और मैं किसी के घर आती जाती भी नहीं हूँ, सारा दिन घर में ही गुजार देती हूँ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, बुरा मत मानो, लेकिन इस के तरह के केस में ऐसे सवाल जवाब करने पड़ जाते हैं। लेकिन तुम माँ बनने वाली हो, यह बात तो पक्की है। अब मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या सच कह रही हो। यह भी हो सकता है कि तुम अपनी डेट भूल गई हो। मेरे हिसाब लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो यह बच्चा मेरे पति का नहीं था। मैंने डॉक्टर को झूठ बोल दिया कि कहीं मेरे बारे में बदनामी ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ मोहल्ले की औरत भी आई थी और उन्होंने बताया कि मैं हमेशा से डॉक्टर के पास ही आती हूँ। डॉक्टर से बात करते टाइम तो वो उनके कैबिन से बाहर बैठी हुई थी, लेकिन अगर कल को मेरे बारे में वह पूछ लेती तो फिर वह बड़ा हंगामा हो जाता। मैंने कहा कि आप ठीक कह रही हो डॉक्टर, मैं अपनी डेट भूल गई हूँ, मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी। उन्होंने कहा कि अपनी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। पर मैं सोचकर हैरान थी कि यह बच्चा किसका है और मेरे साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था, एक ही हरकत मेरे साथ बहुत अजीब हो रही थी, जिसका संबंध मेरे ससुर के साथ था, और वह तो कंबल वाली बात थी। कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर थी। इसके बारे में अब मुझे पता लगाना ही था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है, मतलब मुझे एक दिन के लिए अपने रूटीन चेंज करना था, और मैंने अपने रूटीन में बदलाव लाना शुरू कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था, कहीं मुझे खाने में तो कोई ऐसी चीज़ मिलाकर नहीं दी जा रही थी जिसे मुझे नींद आती थी, और मैं ये सोचकर हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन करेगा। रात को ससुर ने फिर से वही कंबल मुझे वापस कर दिया। अब तो कंबल कितना पुराना हो गया, फिर भी उसको बैग में डालकर मेरे ससुर लेकर आते जैसे कि वह अभी भी नया है। पता नहीं अपने साथ जाते ही क्यों मेरे ससुर जब आज मुझे कंबल दिया तो मैंने बड़े प्यार से उसे लिया। आज मैंने इसके बजाय दूसरा कंबल लिया और सोने के लिए लेट गई, लेकिन मैं हैरान थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नींद का कंबल के साथ क्या संबंध है, ये क्या हो रहा है। रात के 1 बजे थोड़ी देर बाद कुछ अटपटी सी आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद या तो मेरे ससुर पानी पीने के लिए उठे होंगे या फिर वॉशरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा और वह मेरे कमरे के अंदर आने लगा। मेरे कमरे की लाइट बंद थी और कमरे में अंधेरा था। मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया और सोने की एक्टिंग शुरू कर दी, क्योंकि मुझे देखना था कि यह कौन है, आखिर यह कौन था, इसका मेरे कमरे में क्या काम था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह इंसान मेरे बराबर में आकर लेट गया और मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा, तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की तो यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। मैं हैरान रह गई थी। वह कहने लगे कि बदतमीज़ औरत, चिल्लाती क्यों हो। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा, बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हो। मेरे ससुर घबरा गए। मैंने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी मेरी आवाज़ जाने लगी और मोहल्ले वालों ने हमारे घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। बाहर से आवाज़ आ रही थी, क्या हो रहा है। लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और एक औरत एक आदमी घर के अंदर आ गए, जिनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी। मैंने उनको चिल्ला चिल्ला कर इतना कहा कि पुलिस को बुलाओ, ये आदमी मेरी इज्जत लूट रहा था। वो लोग सुनकर हैरान रह गए। सब कह रहे थे, इस मोहल्ले में सारे इज्जतदार लोग रहते हैं और तुम अपनी बेटी समान बहू के साथ क्या कर रहे हो। मैंने एक औरत को सब कुछ बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे नहीं पता यह बच्चा किसका है। आखिरकार मेरे ससुर ने जबान खोल ही दी। उन्होंने कहा कि इस कंबल के ऊपर नींद की दवाई छिड़क लाते थे। जब मैं उसको ओढ़ती थी तो वह दवाई सांस के जरिए मेरे अंदर चली जाती थी और मैं बेहोश हो जाती थी। उसके बाद वो मेरी इज्जत पर हमला कर देते थे।
जब से मेरा पति इस दुनिया से गया है वह मेरे साथ यही कर रहा था। वह अपने बेटे का इस दुनिया से जाने पर मेरा फ़ायदा उठा रहा था और यह बच्चा भी मेरे ससुर का ही था। बात सुनकर सारे लोगों ने अपने कानों पर हाथ लगा लिए कि मेरे ससुर मेरे साथ इतना घिनौना काम कर रहा था। लोग कहने लगे, हे भगवान, क्या ज़माना आ गया। कुछ लोग मुझसे कहने लगे कि अगर ऐसा ही हो गया है तो इन दोनों की शादी करवा दी जाए। लेकिन मैंने हंगामा कर दिया और अपने चाचा को भी बुला लिया। मैंने कहा कि मैं सुसाइड कर लूँगी, लेकिन इस इंसान के साथ कभी शादी नहीं करूँगी जो मेरी इज्जत के साथ खेल रहा है। मैं तो इसे अपना पिता समान समझती थी। मेरे चाचा ने कहा कि अब तुम्हारी चाची कुछ भी कहे, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूँगा। मैं चाचा के गले लगकर खूब रो रही थी और चाचा मुझे तसल्ली दे रहे थे। चाचा मुझे अपने साथ घर ले गए और वह बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। वह एक लड़की थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया था। मेरा पति वापस आ गया। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वह समझा कि लड़की उसकी बेटी है। बहुत देर तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। मैं भी अपने पति से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल मेरा पति मरा नहीं था, वह अस्पताल में ही था और उसका इलाज चल रहा था। वो काफ़ी बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिस वजह से वह चल फिर नहीं सकता था और ना ही वह बोल सकता था। अब किसी को पता ही नहीं चला कि वह कौन है, इसलिए किसी ने उसके घर वालों को नहीं बताया। मेरा पति पूरे 1 साल बाद घर वापस आया था। मैंने अपने पति को उसके पिता के बारे में सब कुछ बता दिया था। यह सुनकर वो बहुत हैरान हुआ था और बहुत अफसोस हो गया था। मेरे पति ने कहा कि अब मैं क्या करूँ, यह सब क्या हो गया। मैंने कहा कि कुछ मत करो, बस मुझे छोड़कर मत जाना। उसने कहा कि आज से मेरे पिता के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ इस बेटी की परवरिश करेंगे। पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा पति मुझे शहर से अपने साथ दूसरे शहर लेकर चला गया और वहीं पर हम दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे हैं। मैं पुरानी बातों को भूलने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को देखकर मुझे सब कुछ याद आ जाता है। मेरे पति ने हमेशा मुझे यही कहा कि पुरानी बातों को भूल कर नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। आज मेरी बेटी 6 साल की हो गई और मेरे पति से भी मेरा एक बेटा पैदा हुआ जो अभी 10 महीने का है। फ़िलहाल ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो, क्योंकि हर किसी औरत के पति मरने की खबर के बाद वह वापस नहीं आता। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।